तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियोस में कुछ टेम्पलेट्स का फीचर डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक डेटा की लिंकिंग भी सीखी थी। डेटा लिंकिंग में जैसे हम लोग कई सारी वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं एक वर्कबुक के अंदर, और उसमें आप वर्कशीट्स का डेटा एक शीट से दूसरी शीट पर यदि आप लिंक करना चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। उसमें से उस डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करके भी ला सकते हैं उसकी फिगर को, और साथ के उसमें यदि हम कोई फार्मूले में यूज़ करना चाहें तो आप फार्मूले और फंक्शन को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, जो इसका डेटा लिंकिंग का फीचर कहलाता है और काफ़ी मार्वलस फीचर, काफ़ी यूज़फुल फीचर भी है। लेकिन उसी में थोड़ा सा हम यदि और एडवांस जाएँ तो कई बार हमको डाटा की ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है लिंकिंग की, क्या वो डेटा हमारा बजाय सेम वर्कबुक के किसी दूसरी वर्कबुक पर होता है। अभी हम जैसे जो लिंकिंग कर रहे थे तो हमारी एक ही वर्कबुक थी जिसमें अलग अलग शीट्स थी, उस डेटा को हम लोगों ने लिंक किया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो बजाय इसी वर्कबुक पर ना होकर किसी दूसरी वर्कबुक पर है। तो यदि आप उस डेटा को यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं तो इसमें भी आप इसको लिंकिंग कर सकते हैं। ये भी बड़ा एक एडवांस फीचर है। इसमें थोड़ा सा हमको फाइल का पाथ पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो फाइल पाथ लेने के लिए आप उस फाइल पाथ को या तो कॉपी कर सकते हैं या उसको टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें फाइल पाथ में थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जैसे फाइल पाथ में सबसे पहले आपको उसके अंदर ड्राइव लेटर यूज़ करना पड़ता है कि कौन सी ड्राइव पर है, उसके बाद वो फिर कौन से फोल्डर में है, यानी कि इसको हम लोग पाथ में पाथ नेम भी बोलते हैं या इसको हम लोग कभी भी डायरेक्टरी नेम भी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी नेम या फोल्डर आप जो यूज़ करते हैं उसमें हमेशा आप बैकस्लैश को मेंशन करते हैं। उस फोल्डर के बाद फिर हम लोग फाइल का नाम लेते हैं, वर्कबुक का नाम, और जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखने के साथ साथ उस वर्कबुक का कंप्लीट नेम यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग फाइल को जब सेव करते हैं ना तो फाइल का नाम देते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि सेव एज फाइल टाइप भी दिखाता है उसमें। तो जो फाइल की टाइप होती है उस फाइल टाइप का भी हम इसमें डॉट लगा के मेंशन करते हैं, और उसके बाद फिर आप शीट का नाम और फिर सेल का रेफरेंस देते हैं। तो आप ये सारा कंबाइन करने के बाद यदि डेटा को किसी दूसरी वर्कबुक पर दे रखा हो तो आप अपनी इस वर्कबुक पर यदि आप लाना चाहें तो ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बड़ा अच्छा मार्वलस और काफ़ी एडवांस फीचर है, तो एक बार समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं इसके लिए क्या कर रखा हूँ कि जो मेरी अभी ये शीट है इसका नाम है मेरा चैनल वीडियो, और इस चैनल वीडियो में शीट 10 मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इस शीट 10 पर मैं एक डेटा यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहता हूँ जो मेरा एक दूसरी वर्कबुक पर है। तो उसके लिए डेटा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस वर्कबुक को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दे रहा हूँ, और क्लोज़ करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया अभी फ़िलहाल। और देखिएगा यहाँ एक्सेल प्रोग्राम भी आपका ओपनड है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नई वर्कबुक जो जिसमें मेरा डेटा है उसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। वो मेरा डेटा मान लीजिए सी ड्राइव पर ये मनोज नाम के फोल्डर में पड़ी है एक्टिविटी के नाम से। इसका आपको कंप्लीट पाथ भी दिखा रहा है, देखिएगा जैसे आप कर्सर को पोजीशन करेंगे ना तो आपको नाम दिखा रहा है C:\मनोज\activity.xlsx। XLSX जो है ना ये इसका एक्सटेंशन होता है किसी भी एक्सेल की फाइल का। जैसे आप देखेंगे इसमें एक्सेल के कई सारे वर्जन्स आए हैं, तो उसमें से जो हमारा 2007 का वर्जन आया था, 2007 वर्जन से लेके उसके बाद आज तक जितने भी वर्जन्स हैं उन सभी की फाइलें जो आपकी एक्सटेंशन क्रिएट होता है वो .xlsx से होता है। और इसमें जो लास्ट में x जो लग रहा है उस x का मीनिंग XML से मतलब होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन 2007 से पहले जो एक MS ऑफिस था जिसमें एक्सेल हुआ करता था वो आपका 2003 तक था, 97 से लेकर 2003 तक। उसमें एक्सटेंशन बजाय XLSX नहीं होता था, उसमें ओनली XLS हुआ करता था। तो इसमें और इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें XLSX होने की वजह से इसमें डेटा ट्रांसपोर्टेशन का फीचर भी होता है, यानी आप डेटा को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका एक फीचर ये भी है कि आप इस XLSX एक्सटेंशन की फ़ाइल को यदि आप किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे ना तो ब्राउज़र पर भी फाइल आपकी ओपन होकर आ जाती है। जैसे आप क्रोम पर ओपन करिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप ओपन करिए तो वो फाइल आपकी जो XLSX एक्सटेंशन के साथ में सेव्ड है वो खुल जाएगी। लेकिन जो पुराने वर्जन की फाइल है 2003 तक की जिसका एक्सटेंशन .xls हुआ करता था ओनली, इसमें x नहीं होता था, तो वो फाइल आप किसी ब्राउज़र पर नहीं ओपन कर सकते। तो हम यहाँ पर उस फाइल टाइप में एक बार सेव करना भी सीखेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो XLS एक्सटेंशन की फाइल एक्टिविटी बना रखी है उसको मैं यहाँ ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस डेटा को मैं यहाँ पर कॉल करके लाना चाहता हूँ। तो इस फाइल का जो पाथ जैसे आप देख रहे थे C:\मनोज नाम का फोल्डर था, एक्टिविटी इसमें वर्कबुक का नाम है, और उसमें हमारे पास जो डेटा है वो सेल्स का डेटा दे रखा है ईयर वाइज, जिसमें आपको यहाँ पर से B2 से लेके और ये B6 तक का डेटा है।
अब इस B2 से लेकर B6 तक का जो डेटा है, इस डेटा को मैं अपनी उस चैनल वीडियो वाली जो आपकी वर्कबुक है उस पर लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका कंप्लीट पाथ नेम पहले आप अपनी बुक पर लिख लीजिएगा। तो बुक पर लिखने में जैसे अभी आप जब क्लोज कर रहे थे ना, जैसे आप इसको मान लीजिए क्लोज कर दें फाइल को, तो सबसे पहले तो इसमें से ये देख लीजिएगा कि आपका जो रेफरेंस है वो क्या है। जैसे B2 से लेके और B6 तक का रेफरेंस है। ठीक है, और इसके बाद आप फाइल को जब क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जो फाइल का डेटा आपको लाना होता है उसमें आप देखिएगा यहाँ पर फाइल में ये उसका एक्सटेंशन और नाम भी दिखाता है। आप कसर को पोजीशन करेंगे ना तो यहाँ भी नोट कर लीजिएगा C:\मनोज दिखा रहा है फोल्डर का नाम, और एक्टिविटी आपकी वर्कबुक का नाम दिखा रहा है। ठीक है, और हमारा B2 से लेके और B6 तक का हमारा वो सेल का रेफरेंस था। और इसके अलावा इसमें जब फाइल को ओपन करके देखें तो यहाँ पर शीट का नाम भी हमको देखना पड़ेगा। शीट का नाम मेरा सेल्स नाम था, तो सेल्स हमारी शीट का नाम है, और हमारी जो वर्कबुक है उसका नाम एक्टिविटी है, और इसके अंदर जो सेल है वो मेरे B2 से लेकर B6 तक है। ठीक है, और आप जब इसको क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद जब आप फाइल को ओपन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर ये उसका पाथ दिखाता है कि ये C: के अंदर मनोज नाम के फोल्डर में सेव्ड है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पूरा नाम है, पूरा पाथ है, इसका रेफरेंस मैं इस चैनल वीडियो वाली इस वर्कबुक पर लाना चाहूँ तो पहले उस फाइल को आप ओपन कर लीजिएगा वर्कबुक को, और ओपन करने के बाद जैसे मेरी ये शीट 10 है, इस शीट 10 पर मैं उस डेटा को यहाँ पर कॉल करके लाना चाहता हूँ कि जैसे जो मेरी एक्टिविटी XLS जो हमारी फाइल है उस फाइल का जो सेल्स का डेटा है B2 से लेकर B6 तक वो मेरा यहाँ पर सम होके आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर जब इसको यूज़ करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पर आप टोटल, मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, टोटल ऑफ सेल्स फ्रॉम एक्टिविटी .xlsx वर्कबुक फ्रॉम C ड्राइव विद इन मनोज फोल्डर। ये हमारा पूरा का पूरा एक इसका डिस्क्रिप्शन हो गया जिसमें कि हम उस डेटा को यहाँ पर कॉल करके लाना चाहिए, लेकिन इसको आपकी भी लैंग्वेज में देना पड़ेगा कि इसको एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज समझ पाता है उस तरह से। देखिएगा मैं यहाँ पर इसको सम करना चाह रहा हूँ, तो इक्वल टू जब जैसे आप इक्वल से फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर सम लिखेंगे। सम का मतलब आप सम करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, तो सम का जो सिंटेक्स है वो ये है कि आप ब्रैकेट यूज़ करके इसमें यहाँ पर नंबर देते हैं, लेकिन ये जो नंबर है वो हमारी इस शीट पर नहीं है, ना हमारी इसकी दूसरी शीट पर है, जबकि ये दूसरी वर्कबुक पर है। तो जब भी कभी ये डेटा हमारा दूसरी वर्कबुक से लाना होता है तो उसको आप हमेशा यहाँ पर एपोस्ट्रोफी से एनक्लोज करते हैं। ये सिंगल एपोस्ट्रोफी आप यूज़ करिएगा, देखिएगा तो सिंगल एपोस्ट्रोफी जो मिलेगी आपको, जहाँ डबल एपोस्ट्रोफी वाला सिंगल है ना उसमें आप शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन इसको बिना शिफ्ट के साथ डबल एपोस्ट्रोफी वाला सिंबल की आप यूज़ कीजिएगा। तो इसको बिना कोएट्स के जब आप यूज़ करेंगे तो सिंगल कोएट्स भी कहते हैं हम लोग, या एपोस्ट्रोफी भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एपोस्ट्रोफी लगा दिया, सिंगल कोएट। उसके बाद जैसे आपको पता था कि ये हमारी फाइल थी C ड्राइव पर, तो C ड्राइव को आप यहाँ पर C: करके लिखेंगे कि ये C: मतलब C ड्राइव पर। इस C ड्राइव के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर था मनोज नाम का, तो मैं उसको फोल्डर को देने के लिए यहाँ पर बैकस्लैश लगाऊंगा और बैकस्लैश लगा के उसका नाम दूंगा। फोल्डर का नाम मेरा मनोज था तो यहाँ पर मनोज लिखूँगा। उसके बाद फिर मनोज जो फोल्डर था उसके अंदर बैकस्लैश लगा के हम वर्कबुक का नाम देंगे। ये जो वर्कबुक थी आपको पता है उसका नाम था activity.xlsx। तो ये जो आपकी वर्कबुक थी उस वर्कबुक को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा आप उस वर्कबुक का नाम देंगे, और वर्कबुक का नाम बिल्कुल वैसे टाइप करिए जो वर्कबुक का नाम था, एक्टिविटी डॉट, इसके अंदर उस एक्सटेंशन भी हम इसका यूज़ करेंगे फाइल का, तो उसका एक्सटेंशन XLSX। ये हमारी वर्कबुक का नाम हो गया, और वर्कबुक के नाम को आप इसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट को एनक्लोज कर दीजिए। खाली वर्कबुक का नाम आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद इसमें हमको शीट का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे आपको ध्यान है कि इस activity.xls वाली जो वर्कबुक थी उसमें शीट का नाम मैंने सेल्स लग रखा था, तो यहाँ पर मैं सेल्स उसका शीट का नाम दूंगा। सेल्स का नाम देने के बाद यहाँ पर इस एपोस्ट्रोफी को क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका देखिए ये टोटल जो है ना एक पाथ हो जाएगा, जो पाथ ये मेंशन कर रहा है कि C ड्राइव के अंदर मनोज फोल्डर में activity.xls जो आपकी वर्कबुक है उसके अंदर सेल्स नाम की शीट है। ठीक है, अब इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन लगाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर ये रेफरेंस जब दिया है तो ये इस रेफरेंस को और सेल का रेफरेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका
रेंज दे दीजिएगा। जैसे रेंज थी हमारी B2 से लेकर B6 तक, मैंने B2 का और कोलन साइन लगा के मैंने कह दिया B6। और जैसे आप यहाँ पर B6 लिखने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आपको इसका टोटल करके दिखा देगा 287,743। और ये जो टोटल आपको दिखा रहा है ये उसी वाली वर्कबुक का दिखा रहा है। आप एक बार चेक करना चाहें तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस फाइल को पहले सेव कर दूँ। फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ तो ये उसी पर ओवरराइट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करने के बाद मैं उस एक्टिविटी वाली वर्कबुक को फिर ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे डेटा था ये इस सेल्स वर्कशीट का डेटा जो एक्टिविटी वर्कबुक थी, और उस डेटा को आपको B2 से लेकर B6 तक का टोटल हमने यहाँ पर भी कर रखा है इसको सम करके। तो यही वाला टोटल आपको वहाँ पर भी दिखा रहा है 287,743। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई फिगर चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 5434 की जगह 6434 कर दिया। तो जैसे मेरा यहाँ पर एक डेटा ये 1 बढ़ गया, 1000 बढ़ गया, तो 288 यहाँ पर हो गया। मैं इसको यहाँ पर मान लीजिए सेव करके क्लोज कर दूँ, सेव और इसको क्लोज कर दूँ। और इसका रिफ्लेक्शन मैं ये देखूँ कि हमारी उस वीडियो वाली फाइल पर भी पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो देखिएगा आप वापस इसको चैनल वीडियो को खोलेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इसमें दिखा रहा है कि अपडेट लिंक्स के लिए पार्ट है कि जो आपका जो अपडेशन वाला पार्ट है, कई बार इसकी सिक्योरिटी वार्निंग में होता है कि उस अपडेट्स को ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करता। तो उसके लिए यदि आपको इस तरह का एक मैसेज दिखाता है, सिक्योरिटी वार्निंग मैसेज कहलाता है। तो कई बार ये मैक्रोज की वजह से भी होता है कि मैक्रोज हमारे हार्मफुल हैं, तो हमने इसमें नोटिफिकेशन का एक फीचर लगा रखा है कि जब भी कुछ इस तरह का ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो हमको वार्न करें। तो ये हमको पता है कि हमको इसको इनेबल करना है। तो जैसे आप इसको इनेबल पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ देखिए अपडेट होकर आ जाएगा। तो ये डेटा आपको 288,743 जो दिखा रहा है वो वही डेटा दिखा रहा है जो आपने उस वर्कबुक पर चेंज किया था। तो ऐसे करके आप यहाँ से इस डेटा को दूसरी वर्कबुक के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। और फार्मूले को यूज़ करके आप देखिएगा यहाँ पर जो फार्मूला आपका जो बना है वो फार्मूला कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जो फार्मूला बार पर आप इस बार इसका मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पाथ नेम जरूर कंप्लीटली यूज़ करिएगा, और जहाँ पर स्पेस हो तो वहाँ स्पेस भी दीजिएगा, जहाँ स्पेस नहीं हो तो वहाँ स्पेस अननेसरी मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरी वर्कबुक का डेटा भी आप इसमें से किसी दूसरी वर्कबुक पर आप यहाँ कॉल करके ला सकते हैं। और इवन जैसे उसमें कोई सोर्स वर्कबुक में कोई चेंज होता है किसी शीट पर या किसी सेल रेफरेंस पर, तो वो डेटा आपको अपडेट भी हो सकता है। तो ऐसे आप इसमें से किसी दूसरी वर्कबुक के डेटा को भी इसमें आप लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ से लिंकिंग कर सकते हैं दूसरी वर्कबुक से। और इसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें आप जो XLS एक्सटेंशन फाइल है, इसके डिफरेंट टाइप के फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जब फाइल को सेव करते हैं ना, तो फाइल को सेव करने में ये क्या करता है, उसी पर ओवरराइट कर देता है। तो यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल को जाके आप सेव एज करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब सेव एज यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है ये कि एक्सेल वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है एक्सेल वर्कबुक XLSX ही होता है, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। इस कॉम्बो बटन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे इसमें से एक फीचर आपको मिलेगा XLSM। ये XLSM का मतलब है मैक्रो इनेबल्ड। हम लोग आगे जाके एक इसका बहुत एडवांस फीचर होता है मैक्रोज, हम लोग मैक्रोज भी डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो यदि आप किसी वर्कबुक में ऐड कर लेते हैं तो उस फाइल को आप इस XLSX एक्सटेंशन के साथ की फाइल पर सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे सेफ फाइल कहलाती है। इसमें कोई मैक्रो आपका यूज़ नहीं होता। यदि आप कोई मैक्रो को सेव करेंगे तो वो आपको स्पेशली इस एक्सटेंशन के साथ में सेव करनी पड़ती है। ऐसी आपकी एक बाइनरी वर्कबुक होती है, ये बाइनरी वर्कबुक में सबसे कम स्पेस ये यूज़ करता है। लेकिन इसके अंदर एक आपका जो है ना ये पुराने फॉर्मेट की फ़ाइल है XLS, जो हम लोग बात कर रहे थे कि 97 से लेकर 2003 का जो MS ऑफिस या एक्सेल आता था उस फॉर्मेट की फ़ाइल। लेकिन आप यदि कोई हायर वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2003 के बाद का, और आप इसमें यदि इसको फाइल को इस एक्सटेंशन में सेव करेंगे ना, तो आपका जो है ना इस फाइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी फाइल, क्योंकि इसमें क्या होगा जो नया फीचर्स है ना वो आपके डिसेबल्ड हो जाते हैं। ये सिर्फ आपको तभी यूज़ करना है जब किसी को ऐसे पर्सन को आपको इस फाइल को शेयर करना है जो ये पुराना वर्जन 2003 यूज़ कर रहे हैं। यदि वो मान लीजिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, करंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इसी एक्सचेंज में फाइल को सेव करनी है। लेकिन कहीं पर ऐसा शेयर करने की ज़रूरत अभी पड़ती है क्योंकि कोई अभी ऐसे भी हैं, कुछ लोग पुराने MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक्सेल का 2003 वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी इस फाइल के फॉर्मेट को नहीं समझ पाता। तो ऐसे केस में आप उसके लिए XLS यानी कि पुराने फॉर्मेट की फ़ाइल में उसको सेव करते हैं। यहीं पर जैसे एक डेटा यहाँ पर ये भी होता है कि आप इस फाइल को यदि चेंज करना चाहें
तो इसमें PDF फॉर्मेट भी होता है। PDF जैसे आपको पता है कि कई बार हम लोगों को डेटा शेयर करना पड़ता है, तो जैसे किसी को आपको सॉफ्ट कॉपी देनी है, तो यदि आप इस एक्सेल की फाइल को सॉफ्ट कॉपी यदि आप प्रोवाइड करेंगे तो वो डेटा क्या होगा कि उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस डेटा में कोई चेंज ना कर पाए तो आप उसको PDF में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए PDF का फॉर्मेट है, इस PDF में चेंज करेंगे तो यहाँ पर PDF में बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए आप मोर ऑप्शन में जाएँ तो PDF में होता है कि स्टैंडर्ड पब्लिशिंग आप यूज़ करना चाहते हैं, मिनिमम साइज़ यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सारे रेंज इसमें यूज़ करना चाहते हैं, सारे पेजेस या कुछ पर्टिकुलर पेज यूज़ करना चाहते हैं। आपने कुछ सिलेक्शन कर रखा तो आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरी एंटायर वर्कबुक यानी कि जितनी भी आपकी वर्कशीट्स हैं वो सारी वर्कशीट का कलेक्शन जो एंटायर वर्कबुक है वो आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटायर वर्कबुक ले सकते हैं। आपको खाली एक्टिव वर्कशीट लेनी है तो आप खाली एक्टिव वर्कशीट ही ले सकते हैं। बस इतना करने के बाद जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है ना वर्कशीट अब कन्वर्ट होकर PDF फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। आप जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ पर सेव कर दें तो देखा अब क्या होगा कि ये जो एक्टिव शीट है आपकी शीट 10 इसकी एक PDF फाइल बन जाएगी। और आप चाहे तो इसको ओपन करना चाहे देखना चाहे तो यहाँ पर आप जो अपना एडोब एक्रोबैट रीडर प्रोग्राम यदि इंस्टॉल्ड होगा तो इसको आप क्लिक करके ओपन करें तो देखिए ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन होकर भी आ जाएगी। ये आपकी एक नई वर्कशीट बन के आ गई, लेकिन वर्कशीट ना हो गई PDF फाइल है। तो ऐसे PDF फाइल में इसको आप इसको सेव भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ से अलग अलग मोड्स में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद उसको आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो फीचर था, इस फीचर में हम लोगों ने कुछ जो ऑप्शंस पढ़े वो ऑप्शंस थे हमारे लिंकिंग के, जिसमें हम लोग अदर वर्कबुक के साथ में इसको यूज़ कर सकते थे। तो देखिएगा ये जो चैनल है, इस चैनल को यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। और हम लोग आगे जाके कुछ इसका और एडवांस फीचर्स भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।